बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरत बख्श। नाज़रीन, तारीख के कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिसे पता नहीं कौमों का फ़ख्र बन जाते हैं, और ऑपरेशन बुनियानो मरसूस यानी सीसा पिलाई हुई दीवार भी एक ऐसी ही तारीखी दास्तान है जिसने दुश्मन को मुंह के बल गिरने पर मजबूर कर दिया। भारत जो हमेशा झूठे प्रोपेगेंडे, मीडिया वॉर और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान को दुनिया के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करता रहा, उसने एक और साजिश रचाने की कोशिश की। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर गुरूर, धमकी और जंग का शोर मचाया गया, लेकिन शायद दुश्मन ये भूल गया था कि ये वो पाकिस्तान है जिसकी बुनियाद सिर्फ मिट्टी पर नहीं, ईमान, अहमियत, हिम्मत और शहादत के जज्बे पर रखी गई। और फिर वक्त ने वो मंजर भी देखा जब भारत का सारा गुरूर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। जिन फायर जेट पर भारत को नाज था, जिन्हें वो अपनी फौजी कुवत का फखर समझता था, पाकिस्तान के शाहीनों ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 6 जहाजों को पल भर में जमी बोस कर दिया। नाज़रीन, ये सिर्फ जहाजों की तबाही नहीं थी, ये दुश्मन के तकब्बुर का जनाजा था। वो गुरूर जो सालों से पाकिस्तान को आंखें दिखाने की कोशिश करता रहा, आज रेजा रेजा नजर आया। और फिर ऑपरेशन बुनियानो मरसूस के आगाज के बाद भारत के हर कोने से सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देने लगी, सरेंडर। और सफेद परचम भारत की हर चौकी पर लहराता हुआ नजर आया, और दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान की जवाबी कुवत ने दुश्मन को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया। ये सिर्फ ऑपरेशन नहीं था, ये पाकिस्तान की तारीख का वो अस्करी बाब था जो आने वाली नस्लों को फख्र से सुनाया जाएगा। एक ऐसी कामयाबी जिसने साबित कर दिया कि पाकिस्तान चाहता जरूर है, लेकिन अगर उसकी तरफ मैली आंख से देखा गया तो उसका जवाब 9 मई से बढ़ा दिया जाएगा। दुश्मन को आज ये एहसास बाखूबी हो चुका होगा कि पाकिस्तान की सरहदों की तरफ बढ़ने वाला हर कदम शिकस्त की तरफ जाता है, और पाकिस्तान के पास सिर्फ वतन का दिफा नहीं करती बल्कि कौम के वक़ार की हिफाजत भी करना जानती है। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर जंग का जाविया बदल दिया है और भारतीय गुरूर खाक में मिलाया। हम तब भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं, किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं आने देगा। दो जौहरी रियासतों के दरमियान जंग पागलपन है। इस लड़ाई में जो कुछ इंडिया ने देखा वो हमारा मजमूई ताकत का 10 से 15% था। इस 14 अगस्त को पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। नाज़रीन, प्रोग्राम आज का जो हमारा शो है वो हम मार्का हक के नाम करेंगे, क्योंकि इस दिन जो कामयाबी पाकिस्तान के नसीब में आई है वो पूरी दुनिया ने देखी है, और इसी मौजू को आज हम डिस्कस करेंगे और उस दिन की जो तमाम तर यादें हैं उनके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर गेस्ट मौजूद हैं। दिफाई तज्ज़ियाकार हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, मेजर रिटायर्ड नदीम शेख साहब हमारे साथ मौजूद है, और कर्नल रिटायर्ड मुख्तार भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मौजूद गेस्ट को वेलकम करूंगी प्रोग्राम के अंदर। कर्नल रिटायर्ड मुख्तार भट्ट साहब, आपकी तरफ आऊँगी। मार्का हक एक ऐसा दिन, तारीखी दिन, जो कि पूरी दुनिया के सामने तमाम तर चीज़ें हैं, और इस दिन जो है वो पाकिस्तान जो कि अपने आप को दुश्मन के आगे प्रूफ करके दिखाया कि तुम सिर्फ बातें कर सकते हो और हम जो है वो करके दिखा सकते हैं। और इस दिन हमने ये भी देखा कि तमाम तर जो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी थी, जो मुसल्लह अफवाज की स्ट्रैटेजी थी, वो वाज़ेह तौर पर बड़ी प्रोमिनेंटली सामने आई है। क्या कहेंगे? देखें, ये आपने तो अपना इंट्रो में तो सारा कुछ बयान कर दिया है, हमारे लिए तो आपने कुछ छोड़ा ही नहीं बात करने को। लेकिन एक जो इसमें जो चीज देखने की है वो ये है कि पाकिस्तान का दुनिया के अंदर जो इमेज उभरा है एज ए पीस मेकर, ग्लोबली जो हमें हमारी तारीफ हो रही है सारी दुनिया के अंदर, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है भारत को। वो तो हमें इरेलेवेंट करने की कोशिश कर रहा था, तो हम रेलेवेंट हो गए ना, सारी दुनिया में रेलेवेंट हो गए, और हमें पीस मेकर का मतलब रोल अदा करना पड़ा है। बिल्कुल। तो ये तो एक बहुत ही एक इतनी बड़ी हमारी अचीवमेंट हुई है कि हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिर्फ भारत का गुरूर जो है वो खाक में मिला दिया। अब भारत ने दरअसल ना कहते हैं ना, हमें अंडर एस्टिमेट किया और अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया। जब इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर आदमी जो है वो गलतफहमी का शिकार होता है, और इनकी तो आदत है, भारत की आदत है, ये रात की तन्हाई में ही हमला करते हैं। इनका काम ही यही है। अब 65 की वार देख लें, और ये अभी जो ऑपरेशन उन्होंने लॉन्च किया रात को 12:30 बजे, आप इमेजिन करें कि तकरीबन इनके 80 जहाज इन्होंने हमारे ऊपर भेजे हैं।
अगेंस्ट हमने तो उधर 40 ही मैदान में उतारे थे। तो ये इनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान जो है उसको नपोच लेंगे, तबाही बर्बादी कर देंगे, लेकिन उनका ये ख्वाब चकनाचूर हो गया। और हमने उनके जो जहाज आए हमारे इलाके में तो आए नहीं, उन्होंने तो हमारी 6 लोकेशन को हिट किया था, आपको याद होगा 26 अप्रैल को कि ये जो यहाँ बिल्कुल। टेररिस्ट के कैंप हैं भावलपुर में, मुरीद के में और जैश ए मोहम्मदी और ये जो ग्रुप है इसका लश्कर तैयबा के, उनके हमने ठिकानों पे हमला किया। बैकग्राउंड उन्होंने ये दिया था और उसको आज़ाद कश्मीर में भी उन्होंने किया, लेकिन हमारे तकरीबन 26 आदमी ज़ाया हुए। लेकिन हमने जो उनको नाक चने चबवाए हैं, जो उसको हमने उनके जो जहाज गिराए हैं, और टोटल जहाज जो है 8 गिराए हैं हमने, उसमें राफेल भी हैं। आपको याद होगा जब अभिनंदन का केस हुआ था तो मोदी ने कहा था कि काश हमारे पास राफेल होते तो हम बताते बड़ा पाकिस्तान गुरूर था को। उनको अपने जहाजों पर, खासतौर पर हाँ राफेल पर। तो आप देखें कि उनको देखें, राफेल भी हमने 3 गिराए हैं। असल में एक चीज आप बता दूं, हमारे जो हमारी प्लानिंग थी वो बड़ी मेटिकुलस थी और वी वर मेंटली प्रिपेयर्ड। और हमारी पाकिस्तान एयर फोर्स, आर्म फोर्सेस सारी अलर्ट पे थी। और हमारे पास जो जदीद सामान था, 65 में भी आपको याद होगा कि हमारे पास अमेरिकन एड आई हुई थी, तो वो हम सुपीरियर थे। F-104 जहाज थे, F-86 थे, हैवी गन्स थी। तो इसी तरीके से अभी भी जो हमारे पास मिसाइल टेक्नोलॉजी थी वो बड़ी सुपीरियर क्वालिटी की थी। और ये सारा जो हमने गेम किया है, जो रडार पे इंडिया वाले जो है वो सिर्फ 150 मील तक देख सकते थे, और हमारे पास जो इक्विपमेंट था वो 200 मील तक देख सकते, तो हमें तो 50 बट साहब, मील का इंडिया जो को ये कॉन्फिडेंस कैसे आया? क्या वो ये समझ रहा था कि पाकिस्तान की सलाहियतें इतनी मजबूत नहीं है, या पाकिस्तान जो है वो अपने आप को जितना शो करता है, जितना प्रिटेंड करता है, उस मुताबिक नहीं है? क्या वो हमें आजमाना चाह रहे थे? नहीं, उसको उसने ये चांस लेना था। और उसका ये ख्याल था कि जब देखे ना, आप अभी रात के अंधेरे में अगर आप हमलावर होते हैं और 80 जहाज लगाते हैं, और आपका तो ये ख्याल है ना कि शायद पाकिस्तान के लोग सोए हुए हैं, लेकिन हमारे एयर चीफ जो है वो ऑपरेशन रूम में थे। वो 15 दिन वहां से हिले ही नहीं है ऑपरेशन रूम से। इसी तरीके से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो भी अपने सारे सेटअप के साथ तैयार बैठे हुए थे। अब वो पता था, प्रीएम्प्ट था, हमें मालूम था कि इंडिया जो है वो शरारत करेगा, क्योंकि जब पहलगाम का वाकया हुआ तो उसने अपना सारा जोर लगा दिया, सारा मीडिया पीछे लगा दिया। बाहर का जो मीडिया था उनको ये कहा कि ये पाकिस्तान ने किया, जबकि अपना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। जब भी इस किस्म की बात होती है ना, इस किस्म के हमले होते हैं ना, इट इज ऑलवेज बट सर, प्रेल्यूड सिर्फ टू। यही नहीं, पहलगाम ही नहीं, तमाम तर जितने भी इंडिया ने इल्जामात लगाए हैं सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ही हैं उनके, और हमेशा से प्रोपेगेंडा करते हुए अमेरिका जो है वो, सॉरी, इंडिया जो है वो दिखाई देता है। हमारे साथ मौजूद है मेजर रिटायर्ड नदीम शेख साहब। आपकी तरफ बढ़ूंगी। शेख साहब, आप क्या समझते हैं कि 1 साल मार्का हक को मुकम्मल हो गया है, आसिम मुनीर की जो कारकर्दगी थी, जो उन्होंने जिस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई, जिस तरीके से इस दिन को उन्होंने तमाम तर अंजाम दिया, जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ थी उसको इस्तेमाल किया, और सबसे ज़्यादा जो एक कौम को मुत्तहिद करके जो चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन के साथ उन्होंने अप्लाई किया, उस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान ने जिस तरह से आपने देखा कि ये मार्का हक में पाकिस्तान ने रिटेलिएटरी अटैक का जो डिसीजन था पाकिस्तान का, वो बहुत शानदार था। और वो जाहिर है कि हमारे CDF फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने ही लिया था, और उन्होंने कहा था कि जी हम टिट फॉर टैट करके दिखाएंगे, और अपनी मर्जी का टाइम पर और अपनी मर्जी की जगह के ऊपर हम उसको करके दिखाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस रिटेलिएटरी और काउंटर अटैक किया उनके ऊपर, और वो काउंटर अटैक पूरी दुनिया ने, जिस तरह IGF ने कहा था कि पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया ने देखा। आप देखें कि जिस तरह से हमारी एयरफोर्स जो है वो बिकम किंग ऑफ द स्काई, और किस तरह से उन्होंने जो है वो इंडिया के जहाज़ों को गिराया। उसके अलावा जाहिर है कि ये सारा जो ऑपरेशन था वो हमारे CDF जनरल आसिम मुनीर साहब ने ही इसको कमांड किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो उस वक्त LOC पर जो था, वो कोर कमांडर पिंडी, जो हमारे जनरल शाहिद इम्तियाज साहब थे, जो लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज साहब जो कोर कमांडर पिंडी थे, LOC को वो कमांड कर रहे थे। और पूरे LOC के ऊपर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी इंडियंस की जो आप देखिए कि जो पोस्टें थी
جو ایمونیشن ڈپو تھے, جو براموس کی سائٹیں تھی, جو آرڈیننس ڈپوز تھے, جو لینڈنگ اسٹرپ تھی, ان سب کو الحمدللہ ہم نے ٹارگیٹ کیا. ایون S-400 سسٹمز کو ہم نے ٹارگیٹ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آرمی نے بہت اچھا رسپونڈ کیا اور بڑا روبسٹلی ان کو جواب دیا, اور ان کو یہ اسٹرانگ پاورفل میسج دیا کہ نو ایگریشن ان پاکستان سوائل ول بی ایکسیپٹ. بالکل ایسا ہی ہے شیخ صاحب. یہ بھی ہے کہ جو دفاعی اسٹریٹجی تھی وہ ہم نے دیکھی بڑی اسٹرانگ تھی, کیونکہ جس طریقے سے ہم نے پہلے پریس کانفرنسز دیکھی اس کے اندر بار بار یہ کہا کہ ہماری امن کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے, اور آپ جس طرح کے رسپانس کا ویٹ کریں, آپ ہمارے سرپرائز کا ویٹ کریں پھر. لیکن بھارت جو ہے وہ شرارت کرنے سے پاس نہیں آیا, اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ بھارت نے جب اسٹیپ لینا شروع کیے اس کے بعد پاکستان نے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا. دیکھیں, آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی پاکستان نے ریٹیلیٹری اٹیک کیے تو ان کی کرنل صوفیہ جو ان کی اسپوکس پرسن تھی آرمی کی طرف سے, وہ آئی ہیں میڈیا کے اوپر. انہوں نے کہا کہ we don't want escalation. دیکھیے, ہم نے جو کرنا تھا وہ کیا. اب we don't want escalation. اسی طرح ایئر فورس کی ایک لیڈی آئی تھی, انہوں نے بھی یہی ورڈ ریپیٹ کیے, we don't want escalation. ہم نے کہا کہ نہیں, اب ایسکلیشن نہیں, ہاں ہم آپ کو ٹٹ فار ٹیٹ, آئی فار آئی کر کے دکھائیں گے, اور الحمدللہ ہم نے وہ کر کے دکھایا. آپ دیکھیں کہ آج پاکستان نے جس طرح سے جو کیا وہ 4 دن کی جنگ میں, آج انڈیا پوری دنیا سے غائب ہو گیا ہے, ڈپلومیٹیکلی irrelevant, آئسولیٹ ہو گیا. پاکستان پورے سٹیج پر, گلوبل سٹیج پر نظر آ رہا ہے. مودی صاحب آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے. پورے پاکستان کے ساتھ جو پرائم منسٹر ہیں, CDF ہیں, ان کو پوری دنیا سے تمام جو ڈگنیٹریز ہیں وہ کال کر رہے ہیں, پریزیڈنٹس کال کر رہے ہیں, پرائم منسٹر, فورن منسٹر. پاکستان مرکز بن گیا ہے, جنیوا کی طرح پاکستان بن گیا اس وقت مرکز. پوری دنیا یہاں آ رہی ہے. آج دیکھیں آسٹریلیا جو پرائم منسٹر, انہوں نے جو ہے PTLA کو بھی جو ہے وہ بینڈ آؤٹ فٹ ڈکلیئر کر دیا, اور ان کے ایسٹ جو ہے انہوں نے فریز کر دیے. تو الحمدللہ پاکستان اس وقت گلوبل سٹیج پر آ چکا ہے. یہ جو 4 دن کی جنگ تھی یہ ہم نے ڈیفینڈ ہی نہیں کیا, بلکہ اس کے بعد جو ہے وہ روبسٹلی ان کو رسپونڈ کیا, جس کی وجہ سے بالکل ایسا ہی ہے. DGISPR صاحب یہی تو کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ تو 10 سے 15% بھی نہیں ہے. ابھی 14 اگست کو آپ اس کا عملی ثبوت بھی دیکھیں گے. اچھا, جس طریقے سے بٹ صاحب ہم بات کر رہے ہیں تمام تر اسٹریٹجی کی, جو کہ ہماری ڈیفنس اسٹریٹجی کو مرتب کرتے ہوئے تمام تر جو آپریشن کیا گیا, اب اس آپریشن کے اوپر اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی انٹیلیجنس کوارڈینیشن اور ریپڈ رسپانس کیپیبلٹی کو کس حد تک اس نے مضبوط کیا اس آپریشن نے؟ دیکھیں, یہ سارا جب بھی کبھی آپریشن ہوتا ہے تو انٹیگریٹڈ ہوتا ہے سارا, اس میں تمام جو ادارے ہیں ان کی انپٹ ہوتی ہے. انٹیلیجنس کا اس میں بہت بڑا رول ہوتا ہے, اور اس لیے یہ وار میں بھی اور پیس ٹائم میں بھی یہ ایکٹیو رہتے ہیں. اصل میں اب یہ جو معاملہ چل رہا ہے, ہمیں تھوڑا اس میں بھی تھوڑا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ بھارت جو ہے وہ اپنے زخم چاٹ رہا ہے, اور کچھ ایسے اشارے ہیں کہ وہ پھر اپنا یہ کوئی نہ کوئی ایڈونچر کرے گا. اور آئی ایم شیور کہ پاکستان ڈیفینس فورسز دے آر فلی پریپیئرڈ, اور ہمارے یہاں بھی جو نیٹ ورک کا کام کر رہا ہے تو ان کی طرف سے جو بھی ادھر گڑبڑ ہوتی ہے تو دیکھا جائے گا. لیکن مودی جو ہے وہ شرارت ضرور کرے گا. ابھی آپ دیکھیں وہ ویسٹ بنگال میں الیکشن جیت گیا ہے, مطلب, اور اس کا پلہ بھاری ہو گیا ہے. 293 سیٹوں میں سے آئی تھنک 290 قریب اس نے لی ہیں, اوور ویلنگ میجارٹی سے لی ہے, تو اس کی تھوڑی اس سے پوزیشن بہتر ہوئی ہے. لیکن جو پاکستان کے ساتھ اس نے حیثیت اٹھائی ہے, جو اس کی بےزتی ہوئی ہے, اس کا کوئی ادالت نہیں ہوئی ہے. تو وہ شکر کریں کہ امریکہ بیچ میں آ گیا اور انہوں نے لڑائی بند کروا دی, ورنہ یہ لڑائی اگر بڑھتی تو بھارت کا بہت زیادہ نقصان ہوتا, کیونکہ ہمارے پاس جو اس وقت اسٹیٹ آف دی آرٹ اکوپمنٹ ہے, ہمارے پاس جو میزائل ہیں PL-15 ہیں, J-10C جہاز ہیں, اور JF تھنڈر ہیں جو ماڈیفائڈ ہیں, تو ہمارے ہاں ان سے بہت سپیریئر اکوپمنٹ ہے. اور ان کے آپ نے دیکھا رافیل طیاروں میں بڑا ناز تھا, وہ تو لوگوں نے جو باہر کے ملک جنہوں نے آرڈر پلیس کیے ہوئے تھے وہ کینسل ہی کر دیے ہیں تقریباً. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں لیتے. تو اب یہ ہم تو پیس چاہتے ہیں, پاکستان ایک پیس میکر. آپ دیکھیں پوری دنیا میں پاکستان کا بھی رول جو ہے وہ پیس میکر ہے, with protection of complete sovereignty of independent states. تو اب یہ بھارت کو بھی چاہیے
کہ وہ اگر اس کو امن سے رہنا ہے، چین سے رہنا ہے، تو اس کو مطلب یہ ہے کہ یہ جو چکر چلاتا رہتا ہے، فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے، بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں، اس کو سلسلہ بند کرنا چاہیے گا. تو اب وہ اپنی آپ اندازہ کریں نا کہ رات کے اندھیرے میں 80 جہاز پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوں اور ان کو مطلب یہ ہے کہ کوئی اتنا کوئی ڈیمیج بھی نہ کر سکیں، اس لیے کہ پاکستان ایئر فورس ایکٹیو تھی اور وہ ہمیشہ ایکٹیو رہتی ہے. جب آپریشن شروع ہوتا ہے 1-2 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر ہوتے ہیں، تمام بیسز الرٹ ہوتی ہیں، اور خاص طور پر اس میں جو ایئر چیف مارشل ہیں سدھو صاحب، ان کا بڑا پرومیننٹ رول ہے. وہ شروع سے نکلے ہی نہیں تھے. اور جس طرح سے ہم نے یہ سائبر آپریشنس کے تھرو سائیکولوجیکل اسٹریٹجی کو استعمال کرتے ہوئے اور تمام جو ہمارے پاس وہ تھا، ہم نے ان کو یوز کیا اور اپنی برتری ثابت کی اور دنیا نے مانا. اور دوسری ایک چیز بالکل دنیا نے مانا اور گلوبلی بھی ہم نے اس کے اثرات دیکھے. اور ایک بات جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان ایئر فورس is one of the best air force of the world. یہ ایکنالج ہو چکا ہے. اب 65 کی لڑائی میں بھی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان واز ڈکلیئرڈ ایز دی بیسٹ پاکستان ایئر فورس. بٹ صاحب وہ تو ان کا کانفیڈنس ہی ہمیں شو کر رہا تھا، جس طریقے سے وہ اپنی بریفنگز لے کر آئے تھے اور اس وقت کا جو نظارہ تھا جو کہ ہمارے فخر کا دن تھا، جس طریقے سے پوری عوام جو ہے وہ اس پریس کانفرنس کو دیکھ رہی تھی. 6 اور 0 کی انہوں نے بات کی اور کس کانفیڈنس سے انہوں نے بات کی تھی. معین الدین صاحب آپ کی طرف آؤں گی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپریشن بنیاد مرصوص نے ریجنل سیکیورٹی ڈائنامکس پر بھی کوئی نمایاں اثر ڈالا ہے؟ اس پہ کیا بات کریں گے؟ معین صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اس سے بات کی آپ نے؟ جی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپریشن بنیاد مرصوص نے ریجنل سیکیورٹی ڈائنامکس پر بھی کوئی نمایاں اثر ڈالا ہے؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی ہاں، ضرور ڈالا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان میں جو ہمارے 7 کنٹریز ہیں اس میں سارے کنٹریز جو ہیں وہ چھوٹے ہیں، بنگلہ دیش اور وہ سارے کے سارے ہندوستان سے نالا ہیں اور ان سے ان کے تعلقات جو ہیں وہ کشیدہ ہو گئے ہیں، ماسوے ہو سکتے بھوٹان کے. باقی پاکستان کی عزت بڑھی ہے. پاکستان نے اپنا جو ڈیفینسو ایک چھوٹا ملک ہوتے ہوئے اپنے سے بڑے ملک کو جن کا دفاعی بجٹ ہم سے 9 گنا زیادہ ہے ان کو دیا ہے، جس کو دنیا نے تسلیم کیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی پریسٹیج ہمارے خطے میں بھی بڑی ہے، دنیا میں بڑی ہے. اور چائنا بھی جو ہے وہ بہت جو ایک ایمرجنگ سپر پاور ہے، اس کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کے جہازوں کی، اس نے ویسٹرن ٹیکنالوجی کو جو رائفل سے ان کو ڈیفیٹ کیا ہے، جو ہے جس سے کافی جو آس پاس کے ملکوں میں چائنا کے لیے جو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے کے کافی آرڈر بڑھ گئے ہیں پاکستان کی اس پرفارمنس کی وجہ سے. تو اس کا ریجنل ڈائنامکس پہ بھی فرق پڑا ہے، گلوبلی بھی فرق پڑا ہے. پاکستان کی عزت بڑی ہے اور الحمدللہ اس کے بعد جو آج کل وہ ایران اور US کی کرا رہا ہے، پیس کی جو کوشش کر رہا ہے کہ ہو جائے دونوں میں. تو معین صاحب آپ کے خیال میں یہ جو آپریشن ہوا اور جس طریقے کی سچویشن ہم نے اس وقت دیکھی، یہ ملٹری ایکسپرٹس کے مطابق کتنا مورال ہائی ہوا ہماری جو تمام تر فوج ہے ان کا بھی اور ساتھ ہماری جو عوام ہے اس ایسپیکٹ سے بھی؟ جو افواج تیاری کرتی ہیں تو بعض دفعہ جو طور طریقے اس کے مطابق تیاری کرتی ہیں، لیکن پاکستان نے جو فیوچر کی لڑائی تھی، جو آئندہ کے لیے جو سائبر اسپیس استعمال ہوتی ہے، الیکٹرانک وارفیئر ہوتا ہے، جو اوپر ہمارے وہ تمام الیکٹرانک کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے جو فیوچر کی جنگ ہے اس کی تیاری کی ہوئی تھی اور ہندوستان اس کے لیے تیار تھا. پاکستان کے جتنے جہاز گرائے ہیں ہندوستان کی ٹیریٹری میں گرائے ہیں اور پہلے کی طرح کوئی ڈاگ فائٹ نہیں ہو رہی دونوں جہازوں کے درمیان. ہمارے ایئر فورس کے لوگوں نے 120 کلومیٹر سے اپنے ہتھیار ریلیز کر کے ہندوستان کے جہاز گرائے ہیں اور ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا تھا ریئیکٹ کرنے کا. 3 سیکنڈ کا ٹائم ان کے پاس ہوتا تھا. تو پاکستان نے ایک فیوچر ڈومین کی جو لڑائی تھی
उसकी तैयारी की, उसकी टेक्निकली उसकी वजह से हिंदुस्तान उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। इसलिए मैं चाहता था कि बहुत और जहाज गिरा सकता था, जहाज भी गिरा सकते थे, लेकिन उसको लड़के और एस्केलेट नहीं करना सकते। ठीक। नदीम शेख साहब, आपकी तरफ आऊंगी। आप क्या समझते हैं कि इस ऑपरेशन के बाद सिविल और मिलिट्री लीडरशिप की कोऑर्डिनेशन किस तरह से मैनेज हुई थी? क्योंकि ये ऑपरेशन जब शुरू किया गया, हमने देखा कि एकदम से कोई रिस्पॉन्स हुए, तमाम टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल हुआ, जिस तरह से लीडरशिप्स ने काम किया, चाहे वो हम बहरिया की बात करें, फ़िज़ाइया की बात करें, तमाम तर जो हमने इस वक्त रिस्पॉन्स देखे वो बड़े एक्टिव और मौसर देखे। ये तमाम तर कोऑर्डिनेशन को किस तरीके से देखते हैं आप? इट वाज नॉट मेयरली अ मिलिट्री ऑपरेशन। मैं समझता हूँ कि ये हमेशा की तरह पाकिस्तान में जिस तरह की एक इस्लामी मुमलिकत है, जब भी हम पर कोई हक रज़्म बातिल आता है, ठीक है, तो हम उसमें हमेशा कौम एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी रहती है। सिविल मिलिट्री लीडरशिप एक पेज के ऊपर थी। यही वजह थी कि पाकिस्तान ने इस जंग के अंदर इंतहाई कामयाबी हासिल करी। और देखें कि जिस तरह से हमने ये दोनों लीडरशिप आज भी एक पेज पर है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान इस 4 दिन की वॉर के बाद से अब टेक ऑफ पोजीशन पर है और दुनिया के अंदर आप ऊपर फ्लाई कर रहा है। पूरी दुनिया पाकिस्तान का नाम दे रही है। इससे पहले पाकिस्तान का इतना नाम नहीं था, इंडिया का नाम था। इंडिया को उन्होंने क्वाड में शामिल किया था। इंडिया को वो एलिफेंट करार दे रहे थे, अगेंस्ट चाइना के वो खड़ा करना चाहते थे। लेकिन जब आइडिया हुआ कि इंडिया तो पाकिस्तान से हार गया, पाकिस्तान के सामने वो तबाह हो गया, तो उन्होंने पाकिस्तान को अब सेलेक्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान ने ये जो सिविल मिलिट्री लीडरशिप कोऑर्डिनेशन की वजह से जो अचीवमेंट की, उसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट वो है जिस तरह से हजरत जुल्करनैन ने गोग मैगोग याजूज माजूज की दीवार कायम कर दी थी। पाकिस्तान ने वो दीवार बन गया है ग्रेटर इंडिया के लिए के सामने और ग्रेटर इजराइल के सामने। इजराइल का ख्वाब, ग्रेटर इजराइल का हमेशा के लिए बिल्कुल खत्म ऐसा हो ही है, गया। उसकी जिंदा मिसाल देखी हमने। भारत ख्वाब हमेशा के लिए खत्म हो गया। आज पाकिस्तान सऊदी अरब के पूरे बड़े पेनिनसुला के ऊपर पाकिस्तान की फौज बैठी हुई है और वहां से हम ग्रेनेड भी देंगे तो बिगड़ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब इजराइल का जो ग्रेटर इजराइल का ख्वाब है, उसकी राह में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान एक दीवार की तरह है। ठीक है। मुख्तार साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगी। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की दिफाई टेक्नोलॉजी और सर्विलेंस सिस्टम को इस ऑपरेशन ने किस हद तक अपग्रेड किया है? ये इसमें तो देखें, कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान अभी इंडिया के मुकाबले में हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट जो है वो उनसे बेहतर है और हमारे जहाज़ भी उनसे बेहतर हैं, हमारे रडार भी उनसे बेहतर हैं। आपको अंदाज़ा होना चाहिए इस बात का कि पाकिस्तान में बैठकर हमारे एयरफोर्स ने अपना सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया है, उससे उन्होंने उनके रेलवे सिस्टम को और जो दूसरे जो पावर स्टेशन थे और जो इम्पोर्टेंट उनकी इंस्टॉलेशन थी, उनको सबको जैम कर दिया था और वो बिल्कुल रिडंडेंट हो गए थे, काम नहीं कर सकते थे। तो अभी मेरा ख्याल है कि भारत की आंखें खुल गई होंगी और वो जो रिलाय कर रहा था कि राफेल हैं, फलाने हैं, तो मेरा ख्याल है कि अब हम अभी भी उसके साथ पीस जाते हैं। नेबर जो है वो छोटा मोटा होता रहता है, लेकिन हमारी हमेशा से यही कोशिश है। अब तो हम दुनिया में एक पीस मेकर के नाम से मशहूर हो गए हैं सारी दुनिया में। जो हमारा ये जो लड़ाई भी बंद हुई है, तो ये पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा था इसमें, जो उन्होंने कहा ठीक है, हालांकि हम जीते हुए हैं, भारत को शिकस्त दे बैठे हैं, लेकिन हम चूंकि पीसफुल कंट्री हैं, हम हमेशा अमन की बात करते हैं, तो इसलिए एग्री कर। लेकिन बट साहब वो तो फिर भी बात नहीं आ रहा था। जिस तरीके से उनकी बातें थी कि हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी हुई, फिर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू कर रहे हैं, तमाम तरह जो स्ट्रैटेजी थी वो फेल होती हुई अपने भारत की देखी, लेकिन उसके बाद भी भारत किसी भी जुमरे के अंदर बाज नहीं आता हुआ दिखाई देता। आप नहीं समझते कि अभी भी जिस तरीके की गिदड़ भक्तियां वहां से आती हुई हमें दिखाई देती हैं, वो कहीं ना कहीं अब होश के नाखून ले लेने चाहिए? नहीं, वो जो उनकी गिदड़ भक्तियां जो आ रही हैं ना, वो अभी लो टोन में है। वो शर्म के मारे वो किसी अपनी पब्लिक को वो फेस नहीं कर सकते। और आप देखें उनके आर्मी कमांडर्स को कितना उसने मोदी ने डांटा है
तीनों फोर्सेस के कमांडर को, और अंदरूनी तौर पर काफी उनके डिफरेंसेस हो गए लेकिन हैं। वो तो अपनी और पब्लिक के आगे एक्सपोज हो गए थे। जी मैंने कहा वो तो अपनी ही पब्लिक के आगे एक्सपोज हुए हैं, उनकी अपनी हाँ, पब्लिक नहीं ने अपनी उनको नहीं तमाम खाली तर अपनी वीडियोस और तमाम तर देखें चीजों के ऊपर खुद ही अपनी कहा है। देखें आप अपनी पब्लिक के आगे एक्सपोज तो छोड़ें, वो सारी दुनिया के आगे एक्सपोज हो गए हैं। आप उनका कोई नाम नहीं लेने वाला। हाँ, उनका ये ख्याल था कि करके वो चीन के बराबर खड़ा किया जा रहा था ना इसको, इंडिया को, और तो कोई बात नहीं है। और इसमें अब मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये है कि अमेरिका ने भी अच्छा एक पॉजिटिव रोल किया है कि हमारी लड़ाई बंद करा दी, वरना तो ये पाकिस्तान जो था ये उनको ख़त्म कर जाता सारा। छोड़ना नहीं था उनको, उन्होंने, हमने नहीं छोड़ना था उनको। हाँ, क्योंकि देखें एक मज़े की बात ये है कि जो अग्रेसर होता है ना, उसके पास वक्त भी होता है और दिन भी मुकर्रर होता है, और क्या हथियार उसने इस्तेमाल करने हैं, और सरप्राइज और डिसेप्शन, वो उसके कितना पॉजिटिव था उसको। और उसके बाद पाकिस्तान पे हमलावर हुआ है तमाम चीज़ें से पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ, लेकिन हमने उसका गुरूर जो है वो खाक में मिला दिया। बिल्कुल ऐसा ही है, उनका गुरूर खाक में मिला दिया गया, और इसके असरात वाज़े तौर पर वो देख भी रहे हैं कि पाकिस्तान की बढ़तरी में बिल्कुल डे बाय डे जैसे गुजरते जा रहे हैं वैसे ही इजाफा होता जा रहा है। इंटरनेशनली पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें, ग्लोबली भी से भी देखें, उस तरफ से भी जो हमें पाकिस्तान की इमेज दिखाई दे रही है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। नदीम साहब, इसी पे आपसे बात करूंगी। जिस तरह से भारत सोच अपनी बनाकर बैठा था कि पाकिस्तान को हमेशा से ग्रे लिस्ट में धकेला गया, पाकिस्तान को जिस तरीके से उन्होंने टेररिज्म का एक पूरा चैप्टर उनके ऊपर जो है वो तरजीह दी गई, और उसके बाद फिर उनको तमाम तर जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हुए, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में प्रोपेगेंडे हुए, जिस तरीके से हमेशा कोई भी इल्ज़ाम हो, कोई भी चीज़ हो, पाकिस्तान ने किया है। आज भारत को ये बाखूबी इल्म हो गया होगा कि पाकिस्तान की अब जो पोजीशन है वो कितनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और आप क्या समझते हैं कि अगर हम इंटरनेशनली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी के हवाले से देखें तो पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और भारत को क्या पैगाम जा रहा है? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली तो माउंट एवरेस्ट पे खड़ा हुआ है और भारत इस वक्त ग्राउंड जीरो के ऊपर मौजूद है। आप देखें कि भारत पूरी दुनिया में आइसोलेट, इररिलेवेंट हो चुका है। इस वक्त आपको सिवाय मोदी के अपने इलेक्शन की तकरीरों के किसी दुनिया के फोरम पे वो आपको नजर नहीं आएंगे। उसके अलावा ये है कि देखिए, जिस चीज को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बना के ये 5th जनरेशन वॉर तो ये कर सकता है, प्रॉक्सी वॉर कर सकता है, स्लीपर सेल को एक्टिवेट कर सकता है, इस तरह की चीजें कर सकता है, साइबर वॉरफेयर कर सकता है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। लेकिन ये पाकिस्तान के साथ जमीनी वॉर, जिसे आप मिलिट्री वॉर कहते हैं, वो नहीं कर सकता। और इस पे ये फेल हो चुके हैं, उनको ये मुकम्मल आइडिया हो गया कि हम ये नहीं कर सकते। इसलिए मैं नहीं समझता कि अब पाकिस्तान के ऊपर कोई क्लियर करने की पोजीशन में है। ग्राउंड ऑफेंसिव तो न्यूक्लियर कंट्री के ऊपर वैसे ही पॉसिबल नहीं होता, खासतौर पे पाकिस्तान में जिसकी वेस्ट बहुत पतली हो, जिसका न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड बहुत लो हो, इनकी कभी जरूरत नहीं हो सकती। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमेशा बात की कि वी विल नॉट वेट। अगर आपने कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो इंशाल्लाह आपको सफा हस्ती से हम जनाब आपके तमाम इत्तेहादियों समेत जो है मिटा भी देंगे एक दिन। डिप्लोमेटिकली आप देखिए पूरी दुनिया में छाया हुआ है, पूरी दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान एक फौज है, पाकिस्तान एक बड़ी ताकत है। देखिए, जिस तरह से आज यहाँ कहा जा रहा है कि हम मिडिल पावर नहीं है, हम मिडिल प्लस पावर है, हम न्यूक्लियर पावर है। और आज पाकिस्तान जिस तरह से कहते हैं कि 71 में आधा कर दिया था, डिवाइड कर दिया था, या दो भाई अलग हो गए थे, आज पाकिस्तान 4 गुना हो चुका है, 3 गुना सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ शामिल हो चुका है। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का रस्बा और बढ़ेगा और पाकिस्तान का जो है बर्ताव इंशाल्लाह पूरी दुनिया में और बढ़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, और इंशाल्लाह तमाम जो हमारे दुश्मन है वो इस चीज़ को देखेंगे भी। मोइन साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगी, आपसे ये सवाल करूंगी, क्या 1 साल बाद आप क्या समझते हैं कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के ऑब्जेक्टिव पूरी तरह हासिल हो चुके हैं, या मजीद अभी चैलेंजेस जो है वो फेस करने बाकी हैं, कुछ चेंजेस ऐसी हैं जो कि अभी भी इसके अंदर मौजूद होनी चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान ने बहुत कुछ अचीव किया है और अपने लोहा पाया है। आपको पता है कि जो मुल्क अपने आप को डिफेंड ना कर सके
उसकी इज्जत नहीं होती। जिसको हम सुपर पावर कहते हैं, चाहे वो हो, चाइना हो, इट इज बैक्ड बाय ए स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर। और वो मिलिट्री पावर की अगर वो प्रोजेक्शन कर सके तो वो बड़े मुल्क कहलाते हैं, मजबूत मुल्क कहलाते हैं। तो पाकिस्तान चूंकि एक छोटा मुल्क था और टेररिज्म का जो है इसके ऊपर अटैक ये प्रॉक्सीज के जरिए से करा रहे हैं बहुत से ममालिक, बलूचिस्तान में, KPK में। तो हमारा ख्याल था कि ये पाकिस्तान जो है वो कमज़ोर मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान ने ये प्रूव किया कि पाकिस्तान कमज़ोर नहीं है, छोटा मुल्क ज़रूर है, लेकिन मेरे ख्याल में हिंदुस्तान का गरूर उसने खाक में मिला दिया है। उसके एंकर जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कराची पोर्ट पे कब्जा हो गया तो लाहौर कराची को तबाह कर दिया है, कराची तबाह और बर्बाद हो गया है, इस तरह की जो ब्रेकिंग्स वहां से आ रही थी। बाद में उनका ये हाल हो गया था, उनके एंकर जो बहुत बदतमीजी कर रहे थे और बढ़ के झूठी फेक न्यूज फैला रहे थे, बाद में अपनी ही फौज के ऊपर, अपने मुल्क के ऊपर जो है उन्होंने वापस हमला कर दिया कि आप लोगों पे इतने पैसे खर्च होते हैं और आप इतना बड़ा मुल्क है और छोटे से मुल्क ने आपकी नाक रगड़वा दी, ये आपने क्या करवा दिया। मतलब वो उल्टा उनकी तरफ जो है हो गए। तो पाकिस्तान ने एक मजबूत, वो लोग तो एक्सपोज हुए ही हैं, साथ ही उनका मीडिया भी बड़ा वाज़ेह तौर पर एक्सपोज हुआ है। वही मीडिया का एक्सपोज हुआ, वही मैं बात कर रहा हूँ कि उनका मीडिया जो बहुत बदतमीजी झूठी खबरें फैलाना था, वो अपने ही हुक्मरानों को, अपने मिलिट्री के ऊपर जो है उसने हमले शुरू कर दिए कि आप लोगों पे इतने पैसे खर्च होते हैं, आपने क्या किया। तो बात यह है कि अभी हिंदुस्तान मेरे ख्याल से ये जो फॉल्स फ्लैग का जो कहानी होती है हर 2-3 साल में शुरू कर देता है, अब वो नहीं कर सकेगा और उसको पता चल गया कि उसको उसका बहुत करारा और कड़ा जवाब दिया जाएगा। तो उम्मीद है उससे पाकिस्तान की प्रेस्टीज बढ़ी है और हम उम्मीद करते हैं कि अमन कायम होगा और पाकिस्तान को जो सक्सेस मिल रही है दुनिया में एज ए पीस मेकर, उससे पाकिस्तान की इमेज और बढ़ेगी इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल ऐसा ही है और इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो इमेज है वो इंटरनेशनली और ग्लोबली भी हम वाज़ेह तौर पर देख रहे हैं कि दिन बढ़ते जा रहे हैं और उनकी इमेज भी जो है वो इसी तरीके से भरपूर तरीके से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और इस वक्त जो इंटरनेशनली हमने देखा भी कि जिस तरह से जंग रुकवाई है पाकिस्तान ने, उसके असरात भी एक अलग ही तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और आगे ये देखना ज़रूर है कि भारत कोई और शरारत करते हुए हमें दिखाई देता है, क्योंकि DGISPR की जानब से तो वाज़ेह मौक़िफ़ आ चुका है कि अब आप कोई भी शरारत करके तो देखें, आपको इसका भरपूर और अमली मुजाहरा देखने को मिलेगा। क्योंकि ये तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया था हमने, जो कि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के तरीके से था, और अब आप अगर कोई शरारत करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, हम हाजिर हैं आपके लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। मेरे मौजूद गेस्ट मेरे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, मेजर रिटायर्ड नदीम शेख साहब मेरे साथ मौजूद है, कर्नल रिटायर्ड मुख्तार भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने की बात।